Hello everyone. So this is Mihir, your educator. Now welcome to Arpita Sharma classes. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Now, Arpita madam is taking live classes on Unacademy Plus. So if you want to join Unacademy Plus and want 10% discount, then use code SHARMA20 SHARMA20. So if you are using this code, then you will get immediately 10% discount. Now these are the upcoming course of Arpita ma'am on Unacademy Plus. So Arpita madam is going to teach medieval history and ancient history on Unacademy Plus. So the course on ancient history is going to start from the 6th July. Okay, and there will be total 16 lectures in ancient history. And the course for the medieval history is going to start from the 13th July. Okay, so if you want to join Unacademy Plus, then you can use code SHARMA20. So if you are going to use this code, then you are going to get 10% discount immediately. Now let us start with our today's topic. So हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, व्हाट आर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड होती है. ठीक है, तो आप लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, इफ यू आर गोइंग टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दिस बॉडीज, ओके, these bodies will be mentioned in the Indian constitution, and those bodies which are mentioned in the Indian constitution are called as constitutional bodies. फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में. तो फाइनेंस कमीशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 280. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड होती है. तो देखो, कोई भी बॉडी जो होती है उनके पास पावर्स होती है. ठीक है, उनके पास पावर्स होती है, उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की पावर कहाँ से आती है, वेयर डू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिराइव देयर पावर फ्रॉम. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती है उनकी पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिराइव देयर पावर एंड दी अथॉरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और अगर इनमें से कोई चेंज करना हो तो हमें चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का कंपोजिशन क्या होता है, इनकी पावर्स क्या होती है, इनका फंक्शंस क्या होता है, तो ये सब जो बातें होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती है. अगर इनमें से कुछ भी अगर चेंज करना हो देन हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. राइट, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में. तो देखो, ये जो फाइनेंस कमीशन है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और फाइनेंस कमीशन का मेन एम क्या होता है, व्हाट इज द एम ऑफ द फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन. ओके, तो देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनके पास टैक्सेस होते हैं. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू कलेक्ट द टैक्सेस, और ये जो टैक्सेस है उनमें से कितना शेयर स्टेट्स को देना है. ठीक है, सपोज दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज कलेक्टेड 100 रुपीज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सेंट्रल गवर्नमेंट इज कलेक्टेड द टैक्स ऑफ ₹100. अब इसी 100 रुपीज को स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, और ये जो 100 रुपीज है वो कैसे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पैसा स्टेट को मिलेगा, तो ये जो काम जो होता है वो फाइनेंस कमीशन का होता है. ओके, सो फाइनेंस कमीशन डिटरमाइंस द मेथड एंड द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कितना टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ये जो मेथड और फॉर्मूला जो होता है वो फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करता है. और सेंटर और स्टेट में से डिसाइड होने के बाद स्टेट्स के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये वाला भी जो काम होता है वो होता है फाइनेंस कमीशन का. ओके, सो डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड अमॉन्ग द स्टेट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages the finance commission as the balancing wheel of the fiscal federalism in India. So finance commission is acting as the balancing wheel of the fiscal federalism in India. Okay, so this is the introduction about the finance commission. अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती है. तो ये जो आर्टिकल 280 जो होता है, ठीक है, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन रेगुलरली. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 280 जो होता है
वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है रेगुलरली. ओके, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन रेगुलरली. सो रिमेंबर दिस आर्टिकल. कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280. अब जो फाइनेंस कमीशन जो है उसका कंपोजिशन क्या होगा और टर्म क्या होगा? तो देखो, द फाइनेंस कमीशन जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स. तो फाइनेंस कमीशन के अंदर देयर वुड बी अ चेयरमैन, ओके, and along with this chairman there would be 4 other members. So remember this. और ये जो चेयरमैन है और बाकी के जो 4 members of the finance commission है, they would be appointed by the president. President would be appointing the chairman and the 4 other members of the finance commission. And all these members, that is chairman and 4 other members of the finance commission, which are appointed by the president, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है. दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट. ओके, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? तो हम लोग अभी फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन पढ़ रहे हैं और फाइनेंस कमीशन का टर्म क्या होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जो फाइनेंस कमीशन के अंदर कौन होता है? एक चेयरमैन होते हैं. ठीक है, देयर वुड बी 1 चेयरमैन एंड अलॉन्ग विद दिस चेयरमैन देयर वुड बी 4 अदर मेंबर्स. और ये जो चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स हैं दे वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स विच आर द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट. ओके, दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन इट्स ऑर्डर. देखो, ये जो फाइनेंस कमीशन जो है उसका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन. हु इज गोइंग टू अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन एवरी 5th ईयर और एज सच अर्लियर टाइम एज ही कंसिडर्स नेसेसरी. ठीक है, लेकिन जनरली हर 5 साल में हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, तो क्वालिफिकेशंस क्या होता है? देखो, हमने पढ़ा कि फाइनेंस कमीशन के अंदर एक होते हैं चेयरमैन और ये चेयरमैन के साथ होते हैं और बाकी के 4 मेंबर्स. ओके, सो चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स. और ये जो मेंबर्स हैं दे वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है? ये जो मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन जो होते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है? व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन? तो देखो, सबसे पहली बात की जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे कोई क्वालिफिकेशन का मेंशन नहीं किया गया है. ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात बोली है कि पार्लियामेंट डिटरमाइन कर सकता है इनकी क्वालिफिकेशंस, राइट? वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं. हमने पढ़ा कि फाइनेंस कमीशन के अंदर देयर वुड बी अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, राइट? तो इफ देयर इज अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स देन व्हाट वुड बी द क्वालिफिकेशंस सो दैट अ पर्सन कैन बिकम अ फाइनेंस कमीशन मेंबर? तो देखो, ये जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशंस फॉर द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड द क्वालिफिकेशंस. हो तो पार्लियामेंट अगर चाहता है कि क्वालिफिकेशन रखे तो पार्लियामेंट कैन डिसाइड द क्वालिफिकेशन, राइट? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर सो. तो पार्लियामेंट, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो पार्लियामेंट को बोल दिया. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन. तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951. तो फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951 जो है इट इज स्पेसिफाइड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो देखो, ये जो चेयरमैन जो होते हैं फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं ही वुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स. ओके, तो कोई भी ऐसा पर्सन है जिनको पब्लिक अफेयर्स में थोड़ा एक्सपीरियंस है, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. नाउ along with the finance commission, along with the chairman of the finance commission, there are 4 other members. तो ये जो 4 अदर मेंबर्स जो है उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है? देखो, तो जो फर्स्ट मेंबर होगा, ठीक है, दिस आर दी क्वालिफिकेशंस. अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द 1 अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ द फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर कोई पर्सन है जिनको फाइनेंस की कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है या फिर अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट की कोई नॉलेज है तो वो भी फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है. ठीक है, अगर किसी को फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस है तो वो भी फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है. अगर किसी को इकोनॉमिक्स में बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, इफ अ पर्सन इज हैविंग द साउंड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स तो वो पर्सन भी एलिजिबल होता है टू बिकम द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन. ओके, तो ये बात याद रखना कि जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं करता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट के डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन. तो इसीलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1951. तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग हमने फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन डिसाइड करनी है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट दीज आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन.
देखो ये जो फाइनेंस कमीशन है उसका रोल्स एंड फंक्शंस क्या है। तो देखो जो प्राइमरी रोल जो होता है फाइनेंस कमीशन का, वो होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करना ऑन वेरियस फाइनेंशियल मैटर्स। तो जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं वहां पे फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जो फाइनेंस कमीशन जो होता है उनकी जो रिकमेंडेशंस जो होती है वो एडवाइजरी नेचर होती है, मतलब फाइनेंस कमीशन सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, दे कैन एडवाइस द गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो फाइनेंस कमीशन की जो एडवाइस जो होती है इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे भी ना करे, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट इज यूजुअली गोइंग टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। Even though the recommendations of finance commission are advisory in nature, but the government is going to be accepted, right? ठीक है। The commission is empowered to make the recommendations on following matters, ठीक है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस जो होती है वो एडवाइजरी नेचर की होती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन जनरली गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये जो कमीशन है इट इज एम्पावर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन फॉलोइंग मैटर्स। तो कौन से मैटर्स के ऊपर फाइनेंस कमीशन अपना रिकमेंडेशन दे सकती है। तो सबसे पहला मैटर है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स क्या होता है, राइट। तो देखो हमारी ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बेसिकली क्या होता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स का मतलब होता है जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपीज एज अ टैक्स कलेक्ट किया है, तो अब इसी 100 रुपीज को स्टेट्स में डिवाइड करना है। सपोज फॉर एग्जांपल 41% इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स। तो ये जो 100% है उसका ये जो 41 रुपीज है, तो ये जो 41 रुपीज है वो सारे जाएंगे स्टेट्स के साथ में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये जो 41 रुपीज है वो हमें डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करना है। सपोज ये 41 रुपीज में से गुजरात को मिलेंगे 2 रुपीज, ठीक है, महाराष्ट्र को मिलेंगे 4 रुपीज, ओके। तो गाइस ये एक छोटा सा एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि हमें बिटवीन द स्टेट्स हमें पैसा डिवाइड करना होता है, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, ओके। सो सपोज 100 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए, इसमें से 41% देने हैं स्टेट्स को, तो ये रहे 41 रुपीज, दीज आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स। तो हम लोग इसे बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसी जो 41 रुपीज को हमें बिटवीन द स्टेट्स डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात इज गोइंग टू गेट ₹2, ठीक है, महाराष्ट्र इज गोइंग टू गेट ₹4, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। The distribution of the net proceeds of taxes to be shared between the center and the states and between the states। तो ये पहला रोल होता है ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो ये टॉपिक है, द कमीशन इज एम्पावर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन फॉलोइंग मैटर्स। तो सबसे पहला मैटर तो ये हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। बाद में ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को ग्रांट देती है, तो इसके बारे में भी फाइनेंस कमीशन का रोल होता है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी ग्रांट स्टेट को देनी है, ओके। द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर, सप्लीमेंटिंग स्टेट रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब जो लोकल बॉडीज जो होती है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, उनको कितना अमाउंट देना है। So these recommendations can also be made by the Finance Commission. The measures needed to augment the consolidated fund of the state to supplement the resources of the panchayats and the municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the State Finance Commission. अब अदर मैटर्स, तो ये अदर मैटर्स कौन से होते हैं। तो देखो ये जो अदर मैटर्स होता है उसका मतलब ये होता है कि जो प्रेसिडेंट कोई मैटर जो होता है वो अगर दिस मैटर्स वुड बी रिलेटेड टू द फाइनेंस, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर ये कोई मैटर फाइनेंस कमीशन को अगर देते हैं तो फाइनेंस कमीशन कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट, ओके। सो एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। तो हमने फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, तो फाइनेंस कमीशन जो है अपनी जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट बनाने के बाद वो किसको सबमिट करते हैं, फाइनेंस कमीशन हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनको ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ओके गाइस। तो ये जो है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, द कमीशन इज एम्पावर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। कौन सी जगह के ऊपर ये जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंडेशंस दे सकता है, ठीक है। सबसे पहला हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स हो गया। दूसरा हो गया आर्टिकल 375 के अंदर ग्रांट्स जो होती है उसके बारे में भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड दे सकता है, ठीक है। बाद में सप्लीमेंटिंग द स्टेट रिसोर्सेज। बाद में हो गया अदर मैटर्स मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जो है अगर कोई मैटर फाइनेंस कमीशन को रेफर करते हैं तो फाइनेंस कमीशन जो है वहां पे अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। और ये जो फाइनेंस कमीशन जो है वो अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, दे आर गोइंग टू सबमिट द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
अब हम लोग 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो फाइनेंस कमीशन जो होता है ना वो हर 5 साल में बनता है, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन का मेन फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू शेयरिंग, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस कलेक्ट किए हैं उसमें से कितना स्टेट्स को मिलना चाहिए, तो दिस ऑल विल बी डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो होता है वो अपनी रिकमेंडेशंस देगा और ये जो रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो गवर्नमेंट होती है वो अपना रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर शेयरिंग द रेवेन्यूज इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years, ओके। दिस टाइम हाउएवर 15 फाइनेंस कमीशन, देखो हर साल 5 साल के लिए होता है, लेकिन इस बार जो 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो 6 years के लिए अपना रिकमेंडेशन देने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इस बार फाइनेंस कमीशन ने 2 रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, ओके। जो सबसे पहला रिपोर्ट है वो अभी जो हम लोग रिकमेंडेशन जो पढ़ने वाले हैं, ओके, द रिकमेंडेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आर फॉर दिस ईयर 2021 के लिए रिकमेंडेशंस जो है। और ये जो रिकमेंडेशंस जो है कब पार्लियामेंट में रखी गई थी, तो ये जो रिकमेंडेशंस है पार्लियामेंट में 1 फरवरी 2020 को रखी गई थी। और जो फाइनल रिकमेंडेशंस जो होगी ना वो आने वाली है 30 अक्टूबर 2020 को। और ये जो रिकमेंडेशंस है कौन से टर्म के लिए वैलिड होने वाली है, फॉर 2021 टू 2026, ओके। तो देखो ये जो 15 फाइनेंस कमीशन जो है ना, 15 फाइनेंस कमीशन वो 2 रिपोर्ट सबमिट करने वाला है। तो जो फर्स्ट रिपोर्ट है जो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, ठीक है, जो फर्स्ट रिकमेंडेशन जो है फॉर द ईयर 2020 टू 2021 ये ऑलरेडी 1 फरवरी 2020 को पार्लियामेंट में रखी गई थी, ठीक है। और ये जो हम लोग रिकमेंडेशंस आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, आज हम लोग जो रिकमेंडेशंस पढ़ने वाले हैं वो इसके लिए है फॉर ईयर 2020 टू ईयर 2021। और जो अक्टूबर 30 2020 को जो रिकमेंडेशंस जो होने वाली है जो फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी फॉर द ईयर 2021 टू 2026। देखो तो ये जो रिकमेंडेशंस जो है वो कौन सी रिकमेंडेशंस दी है, ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने ईयर 2020 टू ईयर 2021 के लिए कौन सी रिकमेंडेशन दी है। तो देखो जो स्टेट्स को जो पैसा मिलने वाला है इट वुड बी 42%, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मतलब सॉरी गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। इस बार जो फाइनेंस कमीशन जो है 15 फाइनेंस कमीशन 2020-21 के लिए 41% इज फॉर द स्टेट्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक, राइट। तो ये जो 42% जो है ना, 42% जो है वो 2015-20 के लिए वैलिड था, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है कि 2020-21 के लिए 41% होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर 100 रुपीज़ अगर कलेक्ट करती है, राइट, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज़ का टैक्स आया है तो इसमें से जो 41 रुपीज़ जो है इट इज़ गोइंग टू बी फॉर द स्टेट्स। मतलब ये जो 41 रुपीज़ है, अब ये जो 41 रुपीज़ है वो स्टेट्स के लिए होने वाले हैं, ठीक है। द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द सेंटर्स टैक्सेस इज रिकमेंडेड टू बी डिक्रीज फ्रॉम 42% ड्यूरिंग द 2015-20 पीरियड टू 41%। मतलब 2020-21 के लिए 41, ठीक है, 41% स्टेट को टैक्स मिलने वाला है, राइट। लेकिन जो 2015-20 था ना, 2015-20 जो था तब वहाँ पे 42% था, ओके गाइस। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 1% का। 2015-20 के लिए 42% वॉज द रिकमेंडेशन। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज़ अगर टैक्स में लेती है तो उसमें से जो 42 रुपीज़ है दे आर फॉर द स्टेट्स। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 41% हुआ है। फॉर 2020-21 देयर इज 41% फॉर द स्टेट्स। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपीज़ कलेक्ट करेगी तो 41 रुपीज़ आर गोइंग टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द स्टेट्स। तो ये जो 1% का डिक्रीज क्यों हुआ है, 42% से लेकर 41%, ये 1% डिक्रीज का क्यों हुआ है? तो ये जो 1% का डिक्रीज इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ओके, द 1% डिक्रीज इज टू प्रोवाइड फॉर द न्यूली फॉर्म्ड यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज अबाउट द वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस। अब हम लोग पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स के बारे में। देखो एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो 100 रुपीज़ जो सेंटर ने कलेक्ट किए थे इसमें से जो 41 रुपीज़ जो है दिस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टेट्स। तो देखो ये जो 41 रुपीज़ है वो स्टेट्स को मिलने वाले हैं। तो ये जो 41 रुपीज़ है अब वो स्टेट्स में कैसे डिवाइड हो गए, ठीक है। तो गुजरात को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र को कितना पैसा मिलेगा, बाद में राजस्थान को कितना पैसा मिलेगा। तो अलग अलग स्टेट्स को कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो दिस इज टू बी, तो ये कैसे डिसाइड होगा, तो देखो ये इसके हिसाब से डिसाइड होगा। दिस आर द क्राइटेरिया, ओके, दिस आर द क्राइटेरिया ऑन विच दिस टैक्सेस आर गोइंग टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द स्टेट्स, ठीक है। सो व्हाट आर दिस क्राइटेरियाज, इनकम डिस्टेंस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है,
population according to 1971 census, population according to 2011 census, area, forest cover, forest and ecology, demographic performance and tax effort. तो ये जो सारे जो क्राइटेरियाज जो है ना, उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द स्टेट्स. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स. ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स हमने पढ़ लिया है. तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स इज गोइंग टू बी 41%. अब ये जो 41% है उसको हमें स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए कौन से क्राइटेरिया होने वाले हैं. फॉर हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ. 41% इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने कर लिया. तो ये जो 41% जो है इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द स्टेट्स. तो ये जो 41% जो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, जो हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होने वाला है, तो उसके लिए कौन से क्राइटेरिया होते हैं. तो उसके लिए ये जो क्राइटेरियाज है उसके हिसाब से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं. तो सबसे पहला हो गया इनकम डिस्टेंस. देखो इनकम डिस्टेंस क्या होता है, जो स्टेट की जो हाईएस्ट इनकम जो होती है और जो लोवेस्ट इनकम होती है. सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग अगर यूपी की बात करें, तो यूपी के अंदर जो सबसे हाईएस्ट इनकम जो है किसी की, वो है ₹10,000 और सबसे लोवेस्ट इनकम जो है इट इज अराउंड 5,000. अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. तो ये जो गैप होता है ना बिटवीन दी हाईएस्ट इनकम एंड द लोवेस्ट इनकम, तो उससे हम लोग बोलते हैं इनकम डिस्टेंस. तो देखो जितना ज्यादा इनकम डिस्टेंस होगा, मतलब वहां पे जो इनकम इनइक्वालिटी है तो वो बहुत ही ज्यादा होगी. अगर किसी स्टेट में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा है, मतलब हमें वो स्टेट को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. ओके, सो इनकम डिस्टेंस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. तो 14 फाइनेंस कमीशन जो था, ठीक है, उसके लिए 50% वॉज द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया. गाइज ये जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 50, 17.5, ये वेटेज है. कौन से क्राइटेरिया को कितना वेटेज मिलेगा. ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो कौन से क्राइटेरिया को कितना इंपॉर्टेंस देना है. अगर इतने सारे क्राइटेरियाज है, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, देयर आर 8 क्राइटेरियाज ऑन विच हम लोग को 8 क्राइटेरिया के हिसाब से हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स को हमें डिवाइड करना है. तो 8 क्राइटेरिया के अंदर से हमें कौन से क्राइटेरिया को कितना इंपॉर्टेंस देना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो देखो 14 फाइनेंस कमीशन के लिए जो इनकम डिस्टेंस था तो वो 50% वेटेज वहां पे था. लेकिन जो 15 फाइनेंस कमीशन है उनके लिए 45% वेटेज है ऑन इनकम डिस्टेंस. और जो 1971 की जो पॉपुलेशन जो थी वो 17.5% वॉज दी वेटेज. लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने ये कंसिडर किया ही नहीं था. तो 15 फाइनेंस कमीशन ने कौन सा पॉपुलेशन, कौन से ईयर का पॉपुलेशन गिनने वाले वो लोग, 2011 में गिनने वाले वो लोग. देखो अब क्या हुआ था कि जो हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं उन लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन. तो जो स्टेट सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाएगी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो हमारे सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने 1970s के बाद बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन. ठीक है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे ये वाला जो क्राइटेरिया है ना, जहाँ पे जो 15 फाइनेंस कमीशन ने 1971 के हिसाब से उन लोगों ने कोई वेटेज दिया नहीं है. ये वाला जो क्राइटेरिया है 1971 के पॉपुलेशन वाला, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1971, ये वाला जो क्राइटेरिया है, तो वहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन ने कोई वहाँ पे वेटेज दिया नहीं है. तो इसीलिए सदर्न जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है वो नाराज हो गए थे. तो ये नाराज क्यों हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे. ठीक है, तो जो स्टेट सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाएगी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, तो उनको ज्यादा दे वुड बी प्रोवाइडेड विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ मनी. ओके, तो इसीलिए सदर्न जो स्टेट्स थे वो अपोज कर रहे थे. लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर एक और क्राइटेरिया वहां पे ऐड हुआ है. ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है 12.5%. तो ये जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है उसको 12.5% का वेटेज यहाँ पे मिला हुआ है. तो देखो ये जो 1971 वाला जो क्राइटेरिया जो था वो 15 फाइनेंस कमीशन ने कंसिडर ही नहीं किया, लेकिन उसके बदले उन लोगों ने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% का वेटेज यहाँ पे दिया है. ठीक है, बाद में ये एरिया ऑफ द स्टेट की बात की है. जो स्टेट जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा मनी विल बी प्रोवाइडेड. तो दोनों के लिए 14 फाइनेंस कमीशन के लिए भी 15% था और 15 फाइनेंस कमीशन के लिए भी 15% है. बाद में फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो वहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन के लिए कोई क्राइटेरिया ही नहीं था. ठीक है, 15 फाइनेंस कमीशन ने फॉरेस्ट कवर को कोई वेटेज ही नहीं दिया. लेकिन जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसने फॉरेस्ट कवर को 7.5% वेटेज दिया था. लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे और एक क्राइटेरिया यहाँ पे इन लोगों ने ऐड किया है, वो है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड दिस इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस. ओके, और ये है टैक्स एफर्ट. तो जो स्टेट जितना ज्यादा एफर्ट लगाएगी टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है, तो कोई स्टेट अगर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है तो कलेक्ट द टैक्सेस. ओके, कितनी टैक्स एफिशिएंसी है.
सो दे वुड बी प्रोवाइडेड विद द ग्रेटर कलेक्शन ऑफ द टैक्स। तो टैक्स एफर्ट यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन में कितना है 2.5%। तो गाइज देखो वापस एक बार मैं बता रहा हूँ, हम लोग को हमने ऑलरेडी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स तो कर दिया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 41% ऑलरेडी हमने कर दिया है, ठीक है। 100 में से जो 41 रुपीज़ है वो स्टेट्स को मिलने वाले हैं। अब ये जो 41 रुपीज़ है वो स्टेट्स में डिवाइड करना है। तो ये जो 41 रुपीज़ है स्टेट्स में कैसे डिवाइड करने हैं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। तो वो क्राइटेरियाज कौन से इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1971, एरिया फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो ये सारे जो क्राइटेरियाज होते हैं, और ये जो क्राइटेरिया जो होता है, तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को हमें कितना इंपॉर्टेंस देना है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है। मतलब ठीक है 50% वॉज फॉर इनकम डिस्टेंस, और 15 फाइनेंस कमीशन में 45% इज फॉर द इनकम डिस्टेंस। ओके गाइज, सो दिस वॉज अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखो ग्रांट इन एड, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। ओके, तो वो 3 टाइप के ग्रांट्स होते हैं। एक तो होते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स। तो ये जो 3 ग्रांट्स जो है ना, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो 3 टाइप के जो ग्रांट्स जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है। देखो जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो होती है वो क्या होती है। देखो एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होता है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने कितना पैसा कलेक्ट किया है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज कलेक्टेड बाय द स्टेट, इट विल बी अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। देखो ये अलग से जो फिस्कल पॉलिसी जो होता है वहां पे पढ़ाया जाता है बजट के अंदर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब डिटेल में फिस्कल पॉलिसी में पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये समझो सिंपल लैंग्वेज में कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा वो, और स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा दे आर स्पेंडिंग, इट विल कम अंडर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा है रिसिप्ट से, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे ज्यादा तुम स्पेंड कर रहे हो, तो इट इज नॉट गुड। ओके, इफ यू आर स्पेंडिंग मोर मनी देन व्हाट यू हैव, इट इज नॉट गुड, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी कोई जो स्टेट्स होते हैं वो अपनी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो लोग नहीं फंड कर पाते, ठीक है। सम ऑफ द स्टेट्स मे नॉट बी एबल टू फंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑन देयर ओन थ्रू द रेवेन्यू रेसिप्ट्स, मतलब जितना पैसा आ रहा है उनमें से वो बहुत ही कम है उनके एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। वॉट एवर अमाउंट द स्टेट गवर्नमेंट इज अर्निंग, okay, whatever revenue receipts the state government is having, it is not sufficient for the revenue expenditure of the state government, right? So it is for this purpose that the central government is going to provide the revenue deficit grants, and how much amount of revenue deficit grants the central government is going to provide, it will be decided by the finance commission, and hence in order to meet the requirements of such states, the finance commission provides for the revenue deficit grants. तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो होती है वो क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देखो दिस ग्रांट्स आर यूजुअली असाइन्ड इन ऑर्डर टू कवर द गैप बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जो मिसमैच होता है, ये जो मिसमैच को कवर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। तो देखो 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है कि 14 स्टेट्स में ये प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। 14 स्टेट्स वुड फेस द रेवेन्यू डेफिसिट पोस्ट डेवोल्यूशन, ठीक है। तो 14 स्टेट्स के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट होने वाला है। टू मेक अप फॉर दिस डेफिसिट द कमीशन हैज रिकमेंडेड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स वर्थ 74,000 करोड़ टू दिस 14 स्टेट्स। ओके, सो आई होप आप ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये ग्रांट्स किस टाइप की होती है, हमें ये ग्रांट्स क्यों प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब लोकल बॉडीज जो होती है ना, उनको कितना टैक्स कलेक्शन मिलना चाहिए। द टोटल ग्रांट्स टू द लोकल बॉडीज फॉर 2021 हैज बीन फिक्स्ड एट 90,000 करोड़। तो ये जो है इट इज अबाउट 4.31% ऑफ द डिविजिबल पुल, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो 2019-20 था वहाँ पे इट वाज अराउंड 3.54% ऑफ द डिविजिबल पुल। तो देख सकते हो 2019-20 में इट वाज 3.54% ऑफ द डिविजिबल पुल, लेकिन 2020-21 के लिए, ओके, 2020-21 के लिए
इट इज 4.31% ऑफ द डिविजिबल पूल। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना। और ये जो ग्रांट्स है ना, इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड एरिया इन द रेशियो 90:10। ठीक है, देखो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है लोकल बॉडीज। ठीक है, इन गुजरात देयर वुड बी म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, राइट, इन महाराष्ट्र देयर वुड बी म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। तो ये जो स्टेट्स होती है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में देयर वुड बी लोकल बॉडीज। तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लोकल बॉडीज में कितना पैसा डिवाइड करना है, ओके, तो इट वुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड एरिया इन द रेशियो 90:10। गाइज ये जो है ना, मैं आपको लोकल बॉडीज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेट्स के अंदर जो लोकल बॉडीज होती है, ग्राम पंचायत म्युनिसिपैलिटीज जो होती है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, सो दिस पर्टिकुलर ग्रांट्स विल बी अवेलेबल टू ऑल द 3 टायर्स ऑफ द पंचायत, दैट इज विलेज, ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट। वापस एक बार बता रहा हूँ मैं, ये अभी मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये जो 4.31% ऑफ द डिविजिबल पुल, 3.54%, ये जितनी भी बातें मैंने अभी यहाँ पे की कि ये पॉपुलेशन और एरिया इनका 90:10 का रेशियो होगा, उसके हिसाब से लोकल बॉडीज में डिवाइड होगा। तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडीज के लिए है। ठीक है, ओके गाइस। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो न्यूट्रिशन का जो सेक्टर है उसके लिए मिलने चाहिए 7,375 करोड़। ओके, 7,375 करोड़ शुड बी फॉर द न्यूट्रिशन। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर द सेक्टर्स विल बी प्रोवाइडेड इन द फाइनल रिपोर्ट। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अब यहाँ पे डिजास्टर देखो, एक यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है, नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाया जाए फॉर द प्रोमोशन ऑफ मिटिगेशन लेवल एक्टिविटीज़। तो लोकल लेवल की जो मिटिगेशन एक्टिविटीज़ होती है उनके प्रोमोशन के लिए बनाना है नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। तो ये फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है। स्पेशल ग्रांट्स, देखो ये स्पेशल ग्रांट्स क्या होती है, इन केस ऑफ द 3 स्टेट्स। तो ये 3 स्टेट्स कौन से हैं? द सम ऑफ द डिवोल्यूशन एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स इज एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन इन 2021 एज कम्पेयर टू 2019 एंड 20। देखो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने कुछ टैक्सेस जो होती है वो स्टेट को देती है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा सेंटर को कि तुम्हें कितना पैसा स्टेट को देना है। तो उस हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को पैसा देगी, स्टेट को अपना टैक्स कलेक्शन देगी। ठीक है, बाद में अगर ये जो टैक्स कलेक्शन है वो अगर कम होता है तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। ठीक है, वापस एक बार बता रहा हूँ मैं, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स होता है। ठीक है, तो ये जो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है वो देने वाले हैं स्टेट्स को। ठीक है, अगर स्टेट को पैसा चाहिए तो उनको मिलता है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। ठीक है, स्टेट विल बी प्रोवाइडेड विद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स भी दे दिया, अपना जो टैक्स कलेक्शन था उसमें से कुछ परसेंट जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था वो ऑलरेडी दे दिया स्टेट को। बाद में उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी मिला उन लोगों को। लेकिन अगर वो कम होता है ना तो गवर्नमेंट को कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ग्रांट्स भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्टेट के अंदर जो टैक्स डिवोल्यूशन जो है और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो है वो 2020-21 में डिक्लाइन होने वाला है। ठीक है, जो 2019-20 के टर्म्स में 2020-21 में वो डिक्लाइन होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 स्टेट कौन से स्टेट्स है? तो वो है कर्नाटका, मिजोरम और तेलंगाना। तो इसीलिए फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है, तो फाइनेंस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी है कि फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है कि तुम इन 3 स्टेट्स को एक स्पेशल ग्रांट प्रोवाइड करो। ठीक है, सो द कमीशन हैज रिकमेंडेड स्पेशल ग्रांट्स टू दिस स्टेट्स। ठीक है, कौन से स्टेट्स है? कर्नाटका, मिजोरम एंड तेलंगाना। Okay guys, so these were the recommendations of the 15th Finance Commission. So guys, we have come at the end of the lecture. Here I am ending the lecture. Thank you very much for listening.